नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यूपीएसआई के कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में। इससे पहले 285 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, प्लीज़ उनको देखिए। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए और हर चीज़ क्लास में ही याद भी हो जाएगी। आज का सवाल है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये संपूर्ण यूपी के जितने पुलिस के पेपर में पूछे गए सवाल है वो हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो 324 में क्या है? फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कैग यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 324 में किसको दिया हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के किस भाग में, कौन से पार्ट में दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो संविधान के भाग 15 में दिया हुआ, पार्ट 15 में दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैग का आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 है कैग का आर्टिकल, आर्टिकल 148। वित्त आयोग की बात करें, फाइनेंस कमीशन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका अनुच्छेद है 280। कौन सा है? 280। और वहीं यूपीएससी की बात करें, ये आर्टिकल 315 से 323 में है और पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। किसमें? पार्ट 14। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ये। इसके बाद अगला सवाल कह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो 27% आरक्षण कोटा दिया गया, इसको संवैधानिक वैधता जो है इसको उच्चतम न्यायालय के किस जो केस था उसके द्वारा दी गई। तो देखिए, बहुत ही फेमस है। 1992 में जो मंडल कमीशन बना था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया था। इसी में एक कॉन्सेप्ट आया था, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होती है? क्रीमी लेयर में ये था कि जो बहुत ही एलीट लोग हैं ओबीसी कैटेगरी में, जैसे अधिकारी हैं उनके, है ना, और जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं बड़े लेवल पे, उनके बच्चों को एक कोटा नहीं दिया जाएगा, है ना। वो ऑलरेडी अपलिफ्ट है, उनके पास पैसा है, समाज में इकोनॉमिकली एडवांस्ड है, सोशली एडवांस्ड है, तो उनको नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ये याद रखना, 1992 में मंडल कमीशन बना था यही ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसके बाद कह रहा, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित ना किया जा सके। यानी लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस आर प्लेस्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड वॉइड फॉर एब्रेजिंग एनी फंडामेंटल राइट। तो यही तो हुआ था ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, जब नेहरू जी ने क्या करा था भाई, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए। अब जिनसे ज़मीन छीनी जाए भाई, जब तक अमीरों से लेंगे नहीं, गरीबों को देंगे कैसे भाई? डेवलपमेंट कैसे होगा? अब ज़मीन जो थी वो फंडामेंटल राइट्स थी भारत में, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इन्होंने क्या करा, 9th शेड्यूल बना दिया। 9th शेड्यूल में लैंड लॉ को डाल दिया। अब इस लॉ को क्या कर दिए, लैंड लॉज जिसको भी 9th शेड्यूल में डाला उसको सुप्रीम कोर्ट चेक ही नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता है तो वो फंडामेंटल राइट छीने, चाहे कुछ भी छीने, तो वो नल एंड वॉइड कैसे होगा? तो इसको बकेट को बंद कर दिया एक तरह से। 9th शेड्यूल में जिस भी कानून को डालेंगे सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता था। पर केशवानंदा भारती केस आया 1973 में, केशवानंदा भारती केस। उसने क्या कहा, तो उसमें ये बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ गई, यानी मूल संरचना की बात आई। मूल संरचना में क्या हुआ कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट को छीनेंगे सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कह देगा, है ना। तो जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर था, यानी हर कानून को सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है। ये जो है मूल संरचना है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता है। ये कॉन्सेप्ट आया, तो 9th शेड्यूल में है ये। ठीक है, इसके बाद है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट? सेक्युलर कैरेक्टर किस में दिया? आर्टिकल 1 में, 21 में, 25 में या 32 में? देखो, आर्टिकल 1 में क्या दिया है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, यानी भारत का नाम दिया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, समूह है। 21 राइट टू लाइफ के बारे में दिया है, यानी हमारे जीने का अधिकार के बारे में राइट टू लाइफ है। 25 में यहाँ दिया हुआ रिलीजन के बारे में, है ना। 25 में क्या दिया हुआ, रिलीजन से संबंधित, इसमें ये कहता है राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, यानी आप अपना कोई भी जो भी आपका धर्म है ना, उसका प्रचार प्रसार उसको मानने की स्वतंत्रता है आपके पास। आर्टिकल 32 में तो रिट पावर दी है सुप्रीम कोर्ट की, है ना। रिट पावर की, जब भी किसी के फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं
तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के थ्रू, है ना। मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, को वारंटो, इस तरह की 5 रिट दी हुई हैं। और यही सेम कार्ड जो मतलब सेम रिट आप हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हो आर्टिकल 226 के थ्रू, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट प्रिवेंट इलीगल अशरप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो ये कौन सी रिट है भाई जो सरकारी पद के अनधिकार की, आप अनधिकारी हो फिर भी उस सरकारी पद पे हो, तो ये है, नाम ही से पता चल रहा है, अधिकार प्रेच्छा, है ना। को वारंटो, कौन सी है, को वारंटो। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब भी पूछ लेता है। तो बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आप किस अधिकार से यहाँ बैठे हो, है ना। बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आप इस अधिकार से इस पद पे हो, तो ये को वारंटो रिट है ना। ये कोर्ट इशू करता है, कोर्ट की इंक्वायरी करो लीगैलिटी पे, कि जो भी ये सरकारी पद लिए है वो लीगल है कि नहीं है ना। कोर्ट इंक्वायरी करता है उसकी। और वहीं प्रोहिबिशन की बात करें, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। क्या होता है, टू फॉरबिड, है ना। ये क्या होता है, ये हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को इशू करती है कि तुम हम अपने ज्यूरिसडिक्शन में रहो, ठीक है। अब ये नहीं कि यूपी का हाई कोर्ट है वो मद्रास के केस देख रहा नहीं, है ना। तो ये चीज़ है, प्रोहिबिट करती है, रुक जाओ अपनी औकात में रहो। वहीं मैंडमस की बात करें, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। क्या होता है, वी कमांड, मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ये कमांड करा जाता है कोर्ट के द्वारा पब्लिक ऑफिशियल को कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो। तो मैंडमस मतलब वी कमांड, ए कोर्ट कहता है अपना काम करो, क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। और प्रोहिबिशन कहता है ज़्यादा काम नहीं करो, अपने ही का काम करो, दूसरे का काम नहीं करना है। को वारंटो में कि किस अथॉरिटी से सरकारी पद पे हो ये कहता है। और सर्शियो का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है या तो ट्रांसफर कर दो केसेस को अगर नहीं देख पा रहे हो आप, है ना, या इस जजमेंट को कैंसिल कर दो, ये चीज़ें कहता है। इसके बाद है, कह रहा निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संपूर्ण उन्मुक्त नहीं मिल सकती है ना। तो यह भी मैंने बताया ना, किस केस में आया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट रूल दैट देयर कैन बी नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। इंदिरा गांधी केस, कोहेलो केस, नागराज केस या मिनरवा मिल केस। तो ये आया था आपका किसमें, IR कोहेलो केस, IR कोहेलो केस, ठीक है। वो केशवानंदा भारती केस, उसमें तो क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसके बाद कह रहा भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्क्राइब बाय ग्रैनविल ऑस्टिन एज कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पार्ट 1 और 3, 4 and 5, 1 and 2 and 3 और 4। तो कंसाइंस यानी संविधान की चेतना, ये बोला है भाग 3 और भाग 4 को, यानी फंडामेंटल राइट्स और DPSP को। संविधान की चेतना का है, क्यों भाई, फंडामेंटल राइट एक तरफ आदमी को अधिकार दे रहा है, DPSP सरकार को भी कह रहा है कि तुम्हें भी ये करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कह रहा है सरकार से कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मतलब इनके फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं छीनने, और साथ में DPSP के थ्रू ये नीतियाँ बनाएंगे, जो भी आप नीतियाँ बनाने में ये DPSP में जो भी आइडियाज़ दिए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, इसलिए इसको कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला ग्रैनविल ऑस्टिन ने। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने BG खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी। इन विच ईयर डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ BG खेर, 1953, 57, 51 या 55। तो ये कमीशन बना था 1955 में। कब बना था, 1955 में। और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है। हैबिस कॉर्पस ये भी रिट है ना। हैबिस कॉर्पस क्या है, रिट है एक, कि जब भी किसी को क्या किया जाता है, इलीगली बंद कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, चाहे वो पुलिस करे या प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन जैसे मैं किसी को भी बंद कर लूँ, है ना, किसी को भी अपने घर में कैद कर लूँ, उसको छोड़ूँ ना, तो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू वो फिर कोर्ट क्या कहेगा, इसको पेश करो। यही तो पुलिस को ऑर्डर देती ना कोर्ट, जब भी किसी को बंद कर दिया जाता है इलीगली, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो हैबियस कॉर्पस रिट के थ्रू उसको दाखिल किया जाता है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी व्यक्ति को पेश किए जाना, व्यक्ति को पेश किए जाना। अब अगला कह रहा है संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, ज्यूरिसडिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये किस में दिया हुआ भाई, तो इस संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है। संविधान के किस में दिया, भाग 5 में, या पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो याद रखिएगा पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था। इन विच वॉज द गुड GST कॉन्स्टिट्यूटेड। तो GST को कब हमने बनाया था भाई, GST को कब बनाया था, 2008, 18, 12 या 16।
तो जीएसटी देखो बना था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से। कब बना था? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से बना था, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 से। कब से? 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे मनाते हैं। इसके बाद है उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। नेम द बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल, है ना। यानी उस निकाय का नाम बताना है जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में सभी पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। तो वो क्या है? ग्राम सभा है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है, म्यूनसिपैलिटी या जिला परिषद। तो वो क्या होती है आपकी? वो होती है ग्राम सभा। क्या हो जाती है? ग्राम सभा, ठीक है। इसके बाद है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया? तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया में प्रमोट करने के लिए आर्टिकल कौन सा कहता है भाई? तो ये आर्टिकल है आपका 43। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो देता है? तो हम लोग अभी देखे थे ना, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32। यानी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो, और वही काम आप आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही रेट डायरेक्ट की जा सकती हैं, उससे लोअर कोर्ट में नहीं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा हु अपॉइंट स्पीकर प्रो टर्म टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा? नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटम की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, प्रोटम स्पीकर होता कौन है? जब भी कोई नई सरकार बनती, जो टेम्परेरी एक तरह से स्पीकर होता है ना, जब तक नया स्पीकर नहीं चुना जाता है तो उसको प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। तो वो प्रोटम स्पीकर को कौन अपॉइंट करेगा भाई? तो वो करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट जो होता है प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करता है। फिर जब लोकसभा के मेंबर चुन लेते हैं अपना स्पीकर तो प्रोटम स्पीकर हट जाता है ना, तो टेम्परेरी पर्पज़ के लिए होता है। तो याद रखिएगा, यहीं पर करते हैं इसकी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।